दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दयालु और खूबसूरत लेडी डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि दिल से भी बहुत ऊंचे मुकाम पर थी। वह बेहद मेहरबान थी, गरीबों पर दया करती और हर किसी की मदद करती थी। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था कि अगर कोई गरीब उससे कुछ मांगेगा, तो वह कभी मना नहीं करेगी। यह बात पूरी बस्ती में मशहूर हो चुकी थी कि जो भी इस डॉक्टर से कुछ मांगता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। किसी को कपड़े देती, किसी को पैसे, किसी को जूते, जैसे भी हो मदद जरूर करती। लेकिन एक दिन एक फकीर ने उसकी इस नरमी और उदारता का गलत फायदा उठाया। पहले तो वह रोज पैसे लेने आता रहा, लेकिन फिर उसकी नीयत बदल गई। उसे यकीन था कि यह लेडी डॉक्टर किसी को मना नहीं करती। एक दिन उसने ऐसी चीज मांग ली कि डॉक्टर साहिबा खुद हैरान रह गईं। दिल के हाथों मजबूर वह इनकार भी न कर सकी। फकीर ने उस बात का फायदा उठाकर वह सब हासिल किया जिसका वह बरसों से सपना देख रहा था। आइए जानते हैं यह चौंकाने वाला वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। यह कहानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर राजपुर की है, जहां हिंदू समुदाय पीढ़ियों से बसा हुआ है और आज भी अपनी परंपराओं, पूजा और सम्मान के साथ सादगी भरी जिंदगी जी रहा है। इसी शहर में एक हिंदू महिला डॉक्टर रहती थी, जिनका नाम प्रीतिका शर्मा था। वह दिल की बीमारियों की विशेषज्ञ थीं और पूरे शहर में उनकी पहचान न सिर्फ एक कुशल डॉक्टर के रूप में थी, बल्कि उनकी नरम मिजाजी और दयालुता के लिए भी लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। प्रीतिका के पति राहुल शर्मा को एक रहस्यमय हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद प्रीतिका ने अपने दुख को चुपके से दफन कर लिया और खुद को पूजा और लोगों की सेवा में झोंक दिया। वह हर सुबह 7 बजे शंकर मंदिर जाया करती थीं। यह वही पुराना मंदिर था जो शहर के बीचों बीच स्थित था, जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगती, घंटियों की आवाजें गूंजती और माहौल में एक खास आध्यात्मिक शांति होती। इसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भिखारी रोज बैठा दिखता था। उसका चेहरा धूल से सना हुआ, कपड़े मैले और फटे हुए और आंखों में ऐसी गहराई जैसे बरसों का दुख छिपा हो। वह हर गुजरने वाले से कुछ न कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के भीतरी दरवाजे पर टिकी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर रोज जब प्रीतिका मंदिर आती, पूजा करती और लौटती, तो जाते जाते उस भिखारी को कुछ रुपए दे देती। यह उनकी रोज की आदत थी, जिसमें कभी चूक न होती। भिखारी न कुछ कहता, न आंखें उठाता, बस हाथ जोड़कर सिर झुका लेता। प्रीतिका, जो आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, उसे हल्की सी मुस्कान देती और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। बाहरी तौर पर प्रीतिका की जिंदगी एक सफल, पूर्ण और सम्मानजनक जिंदगी थी। एक बड़ा अस्पताल, समाज में रुतबा, अपना घर, लेकिन जो दुख उनके दिल में छिपा था, उसे सिर्फ वही जानती थी। पति की जुदाई, तन्हाई और जिंदगी का खालीपन, यही वह गम था जिसे वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने रखती। एक दिन जब आसमान पर घने बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई, वह हमेशा की तरह मंदिर गईं। पूजा पूरी करने के बाद जब वह उस फकीर को पैसे देने लगी, तो उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, लेकिन शब्द दिल में उतरने वाले थे। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रीतिका के कदम ठिठक गए। उन्होंने फकीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर न मजाक था, न पागलपन। यह कैसा सवाल था? क्या वह पागल था या यह किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी न कुछ भी बोलते हो। लो, ये पैसे लो और बारिश से बचकर बैठो। लेकिन फकीर ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर चुपके से सिर झुका लिया। प्रीतिका अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका दिमाग उसी वाक्य में उलझा रहा। क्या वह फकीर वाकई आम इंसान है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे राहुल की याद दिलाता है? रात को घर लौटने पर उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। आखिर वह तो बस एक भिखारी है। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, बस एक मौका दीजिए। प्रीतिका को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगो। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने धीरे से कहा,
मुझे पता है, आपको लगता है कि मैं पागल हूं। फिर उसने एक पल रुककर उनकी आंखों में देखा और बोला, मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपके लिए वह कर सकता हूं जो शायद कोई और न कर सके। उसके लहजे में इतना भरोसा था कि प्रीतिका एक पल के लिए हैरान रह गई। एक फकीर जो आमतौर पर चुपचाप बैठा रहता है, आज इतने यकीन से बात कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रीतिका ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? फकीर ने जवाब दिया, इस शहर में एक बड़ा नशा तस्कर गिरोह काम कर रहा है। मैं आपको उनका ठिकाना बता सकता हूं। प्रीतिका हैरान रह गईं। एक फकीर और ऐसे गिरोह की जानकारी। उन्हें लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उनकी आदत थी कि हर बात को तुरंत खारिज न करें। उन्होंने सोचा, अगर यह सच भी है तो मैं पुलिस को बता सकती हूं। उन्होंने तफसील पूछी तो फकीर ने बताया, कल रात मैंने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड़ी डील की बात कर रहे थे। उनके हुलिये और ठिकाने दोनों याद है। प्रीतिका ने इस बात को पूरी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक पुराने मरीज इंस्पेक्टर कमर से बात की। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हैरान करने वाली खबर दी, डॉ साहिबा, जिस गोदाम की आपने बात की थी वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा नशा तस्कर गिरोह पकड़ा गया। भारी मात्रा में नशीली चीजें बरामद हुई है। प्रीतिका दंग रह गईं। एक फकीर को यह सारी जानकारी कैसे हो सकती है? उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन मंदिर जाकर खुद उस फकीर से यह सब पूछेंगी। सुबह वह मंदिर पहुंची और फकीर पहले की तरह चबूतरे पर बैठा था। प्रीतिका उसके पास बैठ गई और धीरे से पूछा, तुमने इतनी पक्की जानकारी कैसे दी? तुम कौन हो? सच सच बताओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में एक रहस्य छिपा था जो प्रीतिका को उलझाता जा रहा था। उसके बाद कई दिनों तक फकीर ने प्रीतिका को शहर के अलग अलग इलाकों में होने वाले अपराधों की खबरें दी और हर बार वे खबरें बिल्कुल सटीक निकली। प्रीतिका अब उसे आम फकीर नहीं समझती थी। वह समझ चुकी थी कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह उस पर दबाव डालेंगी तो शायद वह सच कभी न बताए। इसलिए उन्होंने वक्त के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब उनके बीच एक खामोश रिश्ता बन चुका था, न खैरात का, न हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। प्रीतिका अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें करती थी। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रीतिका को राहुल की याद दिला देती। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है, आप कहती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। प्रीतिका के हाथों से जैसे जमीन खिसक गई। यह बात तो उन्होंने सिर्फ राहुल से कही थी, किसी और को कभी नहीं बताई। उन्होंने खुद को संभाला, मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन दिल में सवालों की गूंज सुनाई देती रही। एक रात वह अस्पताल से लौट रही थी। बारिश जोरों की थी और रास्ते सुनसान थे। अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। वह घबरा गईं। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन तभी वह फकीर अचानक वहां प्रकट हुआ, जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहां पहुंचना है। उसने गाड़ी चेक की, कुछ ही पलों में स्टार्ट कर दी और कहा, मैडम जी, इतनी रात को अकेले बाहर न निकला करें। यह शहर उतना सादा नहीं है। उसकी आवाज में चिंता और दर्द छिपा था। प्रीतिका ने उसे उस रात अपने घर आने का न्योता दिया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन उनके आग्रह पर वह मान गया। घर पहुंचकर जब वह खाने की मेज पर बैठा, फकीर ने एक निवाला लिया और धीरे से कहा, यह खाना, यह स्वाद मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खामोश रही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगली सुबह उन्होंने एक फैसला कर लिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रवि सिंह को फोन किया और उसे वह तस्वीर भेजी जो उन्होंने चुपके से फकीर की खींची थी। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, प्रीतिका, इस आदमी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। कुछ टेस्ट करने होंगे। प्रीतिका ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वह फकीर की असल पहचान जानकर ही रहेंगी। उन्होंने रवि से उसी तस्वीर के बारे में बात की। रवि ने कहा, प्रीतिका, यह चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है।
अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूं। यह सुनकर प्रीतिका उलझन में पड़ गई। वह फकीर को शक के दायरे में नहीं लाना चाहती थी। अगर उसे लगा कि उस पर नजर रख रही हूं तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। उन्होंने एक तरकीब सोची। एक दिन उन्होंने फकीर को अपने घर बुलाया और नरमी से कहा, श्याम, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां रह सकते हो। फकीर, जिसने अपना नाम श्याम बताया था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन प्रीतिका की सच्चाई ने उसे मजबूर कर दिया और वह मान गया। अब श्याम प्रीतिका के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से चबरे में रहने लगा। दिन भर वह मंदिर के पास बैठता, अपने फकीर वाले अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपके से वापस आ जाता। प्रीतिका ने एक दिन श्याम से पूछा, श्याम, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? श्याम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहां सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई रेहे से छिपा था, जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें ही काफी थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल से प्रीतिका को एक आपातकालीन कॉल आया। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। प्रीतिका का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले श्याम की जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर कमर को फोन किया, जो घटनास्थल पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, लेकिन कुछ कागजात बच गए। उनमें एक तस्वीर है, एक आदमी की, जो हूबहू राहुल जैसा लग रहा है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत वह तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रहीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, राहुल 2022 फार्मा डील। यह शब्द उनके वजूद को झकझोरने के लिए काफी थे। क्या यह सचमुच राहुल है? क्या वह जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी लाश तो पहचान ली गई थी। पूरी रात वह सो न सकी। शक, उम्मीद, डर, हर भाव उनके दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वह मंदिर गईं ताकि श्याम से बात कर सके, लेकिन वह वहां नहीं था। प्रीतिका ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर श्याम जैसे हवा में घुल चुका था। क्या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया या वह खुद छिप गया? श्याम को न पाकर प्रीतिका और परेशान हो गई। लेकिन जब वह शाम को घर लौटीं तो श्याम उनके घर के बाहर बैठा मिला, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और शरीर पर धूल जमी थी। प्रीतिका ने गुस्से में पूछा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। श्याम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था। आप फिक्र न करें, अब सब ठीक है। कुछ दिन बाद अस्पताल से प्रीतिका को एक आपातकालीन कॉल आया। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। प्रीतिका का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले श्याम की जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर कमर को फोन किया, जो घटनास्थल पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, लेकिन कुछ कागजात बच गए। उनमें एक तस्वीर है, एक आदमी की, जो हूबहू राहुल जैसा लग रहा है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत वह तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रहीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, राहुल 2022 फार्मा डील। यह शब्द उनके वजूद को झकझोरने के लिए काफी थे। क्या यह सचमुच राहुल है? क्या वह जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी लाश तो पहचान ली गई थी। पूरी रात वह सो न सकी। शक, उम्मीद, डर, हर भाव उनके दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वह मंदिर गईं ताकि श्याम से बात कर सके, लेकिन वह वहां नहीं था। प्रीतिका ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर श्याम जैसे हवा में घुल चुका था। क्या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया या वह खुद छिप गया? श्याम को न पाकर प्रीतिका और परेशान हो गई। लेकिन जब वह शाम को घर लौटीं तो श्याम उनके घर के बाहर बैठा मिला, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और शरीर पर धूल जमी थी। प्रीतिका ने गुस्से में पूछा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। श्याम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था। आप फिक्र न करें,
अब सब ठीक है। प्रीतिका ने फैसला किया कि वह उससे सीधा सवाल नहीं करेंगी, लेकिन नरमी से पूछा, श्याम, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? श्याम ने एक पल उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता। वे लोग बहुत ताकतवर है। यह शब्द थे या किसी बड़े सच की झलक? प्रीतिका का दिल कह रहा था कि श्याम कुछ छिपा रहा है और इसका ताल्लुक जरूर राहुल से है। कुछ दिनों बाद प्रीतिका ने खुद गोदाम की आग की पूरी रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि आग कोई हादसा नहीं थी, यह जानबूझकर लगाई गई थी। जिस संदिग्ध शख्स को आग लगने से पहले उस इलाके में देखा गया, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मिलती थी, राहुल जैसी। इंस्पेक्टर कमर ने श्याम पर नजर रखने का इंतजाम किया। उन्होंने बताया, डॉ साहिबा, श्याम रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वह मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में छिपता है और वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता भी है। प्रीतिका ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैरकानूनी सौदों, काले कारोबार और आंतरिक व्यवस्थाओं की जानकारी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी खंडहर में मिला एक पुराना खत, जिस पर मिट्टी जमी थी। जब प्रीतिका ने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, राहुल, तुम्हें सच छुपाना होगा। यह पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे। क्या राहुल वाकई जिंदा है या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वह सोचने लगी कि क्या वह फार्मा कंपनी के मालिक से सीधे बात करें या पहले श्याम से उसका सच उजागर करवाए। उस रात उन्होंने श्याम को अपने घर बुलाया। जब श्याम कमरे में आया तो प्रीतिका ने वह तस्वीर उसके सामने रख दी जो उन्हें गोदाम में मिली थी। उनकी आवाज सख्त हो गई, यह तुम हो श्याम? सच बताओ, तुम कौन हो? श्याम ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रीतिका को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। श्याम, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। श्याम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वह सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके राहुल से जुड़ा है। प्रीतिका के दिल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर श्याम ने उनकी ओर झुककर एक पता दिया, फार्मा कंपनी के मुख्य दफ्तर के तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां सारे गैरकानूनी सबूत छिपाए गए हैं। प्रीतिका ने तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर कमर को सूचना दी। पुलिस ने रात गए छापा मारा। तहखाने में जो मिला वह हैरान करने वाला था। नशीली दवाओं की भारी मात्रा, काले धन के हिसाब किताब और दर्जनों जाली दस्तावेज। उन कागजात में एक नाम बार बार आ रहा था, राहुल शर्मा। फार्मा कंपनी के कई अहम कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रीतिका के दिल का शक अभी भी नहीं मिटा था। श्याम अब और भी रहस्यमय हो चुका था। वह कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे लौट आता जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। प्रीतिका ने एक दिन श्याम से फिर बात करने की ठानी, लेकिन इस बार सवाल नहीं पूछा, बस देखा। श्याम खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसी दिन प्रीतिका ने रवि सिंह को फोन किया, डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने जवाब दिया, 2 दिन में। लेकिन एक बात है, अगर वह शख्स वही निकला जिसका तुम्हें शक है, तो यह सब कुछ बदल देगा। प्रीतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी ओर एक भारी आवाज थी, डॉ प्रीतिका, आप बहुत होशियार हो चुकी है, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। श्याम को छोड़ दो, वरना कीमत भुगतनी पड़ेगी। कॉल कट गई। प्रीतिका की उंगलियां कांपने लगीं। तो यह सब सच है। श्याम कोई आम फकीर नहीं, वह किसी बड़े राज का हिस्सा है। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। श्याम का राज जानना जरूरी हो गया था, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जानती थी कि हर रात वह किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडहरों की ओर, जहां वह कुछ ऐसे लोगों से मिलता था जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। प्रीतिका ने फैसला किया कि अब वह श्याम का पीछा करेंगी। उन्होंने इंस्पेक्टर कमर को फोन किया और एक योजना बनाई। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच जैसा भी हो, मैं जानूंगी।
श्याम की हर हरकत, उसकी बातों में छिपा रहस्य और उसके चेहरे की गंभीरता, सब कुछ अब एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जो बात प्रीतिका को अभी तक नहीं पता थी, वह यह थी कि श्याम कोई और नहीं बल्कि उनका पति राहुल शर्मा था। 2 साल पहले राहुल की मौत एक सड़क हादसे के रूप में सामने आई थी, लेकिन वह महज एक साजिश थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था जिसके खिलाफ श्याम लगातार बातें कर रहा था। राहुल को पता चल गया था कि कंपनी नशीले पदार्थों की गैरकानूनी तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य काले धंधों में लिप्त है। उसने इन अपराधों को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। राहुल किसी तरह बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। उसने सबसे दूरी बनाकर शहर के अंडरवर्ल्ड में शरण ली और एक फकीर का रूप धारण कर लिया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ प्रीतिका को रोज एक झलक देख लेना, यह उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने सोचा, अगर मैं सामने आया तो राघव मुझे तो मारेगा ही, प्रीतिका भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए राहुल ने श्याम के रूप में हर कदम सोच समझ कर रखा और प्रीतिका की मदद से धीरे धीरे इस गंदे कारोबार की जड़ें हिलानी शुरू की। एक रात प्रीतिका और इंस्पेक्टर विक्रम ने श्याम का पीछा शुरू किया। वह हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी के पीछा करने का शक हो। काफी देर बाद वह एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रीतिका का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही जगह है जहां राहुल की तस्वीर मिली थी? क्या श्याम यहां कुछ खास तलाश करने आया है? विक्रम ने इशारा किया कि वह छिपकर गोदाम के पीछे जाए। वहां एक और शख्स श्याम से धीमी आवाज में बात कर रहा था। एक लंबा, पतला आदमी जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वह शख्स श्याम को एक छोटा सा पैकेट देकर तेजी से गलियों में गायब हो गया। विक्रम ने प्रीतिका से कहा, हमें वह पैकेट देखना होगा। हो सकता है कोई सबूत हो, लेकिन प्रीतिका की नजरें श्याम पर टिकी थीं। वह गोदाम के अंदर गया और अंधेरे में जा बैठा। जब प्रीतिका और विक्रम कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए, तो वहां जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फैली थी। एक कोने में श्याम एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने वही पैकेट खोला हुआ था जिसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। प्रीतिका और विक्रम यह सब दूर से देख रहे थे। अचानक श्याम ने उन तस्वीरों को जला दिया। प्रीतिका स्तब्ध रह गईं। क्या वह सबूत मिटा रहा है या उनमें कुछ ऐसा था जिसे वह छिपाना चाहता है? विक्रम ने धीरे से कहा, हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए। शायद वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। हमें और सबूत चाहिए। प्रीतिका ने हामी भरी, लेकिन उनका दिल उलझ चुका था। श्याम की हर हरकत, हर खामोशी और हर नजर अब सब कुछ राहुल की याद दिला रही थी। वह जानती थी कि अब वह वक्त करीब है जब सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। अगली सुबह प्रीतिका ने सामान्य अंदाज में श्याम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्याम की यह रहस्यमयी खामोशी अब प्रीतिका के दिल को खटकने लगी थी। एक रात जब वह कमरे में आई तो देखा कि श्याम सो चुका है। उन्होंने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव जो वह गोदाम से लाया था, उसकी जेब में अभी भी थी। प्रीतिका ने धीरे से ड्राइव निकाली और चुपके से अपने लैपटॉप की ओर बढ़ी। ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। पहले उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। 2 लोगों की आवाजें सुनाई दीं। एक आवाज राघव मल्होत्रा की थी, जिससे वह एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी जो किसी गुप्त प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर यह फाइल लीक हो गई तो हम सब खत्म। वह सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है, राघव ने जवाब दिया। फिक्र न करो, वह अब हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सॉफ्टवेयर वाला राहुल था? फिर उन्होंने तस्वीरें खोली। उनमें राघव और उसके साथी गोदाम में नशीले पदार्थों की पैकिंग करते दिख रहे थे। लेकिन आखिरी तस्वीर ने प्रीतिका को हिला दिया। उसमें एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था,
लेकिन उसकी आंखें और चाल राहुल जैसी थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। फिर उन्होंने वीडियो चलाया। वीडियो में राघव किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वह किया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इस सब से दूर रखो। प्रीतिका की सांसें रुक गईं। यह आवाज, यह तो श्याम की थी, लेकिन वह राघव से क्यों बात कर रहा है? उसे मेरा नाम कैसे पता? उनका दिमाग सुन्न हो गया। क्या श्याम वाकई राहुल है? और अगर हां, तो वह राघव से मिल रहा है। यह सब क्या है? उन्होंने यूएसबी वापस श्याम की जेब में रख दी। उनका दिल कह रहा था कि श्याम पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उन्हें रोक रही थी। अब साफ हो रहा था कि श्याम, यानी राहुल, राघव के खिलाफ अंदर से खेल रहा था। अपनी मौत का नाटक रचाकर वह इस खतरनाक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब जब प्रीतिका सच के करीब पहुंच रही थी, श्याम उन्हें हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर राघव को भी श्याम पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को श्याम पर नजर रखने का आदेश दे दिया। अगले दिन रवि सिंह का फोन आया। प्रीतिका, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। प्रीतिका ने श्याम को कुछ नहीं बताया। वह जल्दी से तैयार हुई और रवि के ऑफिस की ओर रवाना हो गई। रवि ने उन्हें एक लिफाफा थमाया और कहा, यह नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला, उनका फोन बजा। इंस्पेक्टर विक्रम की घबराई हुई आवाज थी, प्रीतिका, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। श्याम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये राघव के आदमी है। प्रीतिका का दिल जैसे डूबने लगा। उन्होंने लिफाफा तुरंत अपनी जेब में डाला और बिना एक पल गवाए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि श्याम कोई आम फकीर नहीं। उसकी आंखों में छिपी कहानी, उसकी खामोशी में छिपा दर्द और उसका हर अंदाज, सब कुछ राहुल की याद दिला रहा था। आखिरकार सच उनके सामने खुलने लगा था। श्याम दरअसल उनका पति राहुल शर्मा ही था। वह राहुल जिसे सबने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया समझा था, दरअसल जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ अकेले जंग लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक राघव मल्होत्रा था, वही संस्था थी जिसने न सिर्फ नशीले पदार्थों और काले धन का धंधा चला रखा था, बल्कि राहुल की जान लेने की कोशिश भी की थी। लेकिन राहुल बच गया और अपनी मौत का नाटक रचाकर श्याम के रूप में गुमनामी में छिप गया। वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था ताकि दूर से प्रीतिका को देख सके। वह जानता था कि अगर वह सामने आ गया तो राघव उसे और प्रीतिका दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने चुपके से अपनी पहचान छिपाई और कंपनी के गुप्त राज इकट्ठा करता रहा। आखिरकार वह उन्हें बेनकाब करने के करीब पहुंच गया। लेकिन अब राघव को उस पर शक हो गया था। उसने श्याम को अगवा करवाकर शहर के बाहर एक सुनसान, जीर्ण अशीर्ण कारखाने में ले जाया। उस वक्त जोरदार बारिश हो रही थी, आसमान बिजली से गूंज रहा था और हर चीज डरावने मंजर को बयान कर रही थी। प्रीतिका इंस्पेक्टर विक्रम के साथ कारखाने पहुंची। विक्रम ने पिस्तौल निकाली और उन्हें पीछे रहने का इशारा किया, लेकिन प्रीतिका ने मना कर दिया, मुझे श्याम को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर श्याम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। राघव उसके सामने खड़ा था, तंज भरी हंसी हंसते हुए। तू सोचता था हमें धोखा देगा, अब बता तू असल में कौन है? तू वही सॉफ्टवेयर वाला है न, राहुल शर्मा। श्याम खामोश रहा। उसने बस राघव की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। विक्रम पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आया। हाथ ऊपर, राघव, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी है। गुंडों ने हथियार उठाए, लेकिन पुलिस की भारी तादाद देखकर पीछे हट गए। प्रीतिका दौड़ती हुई श्याम के पास पहुंची, उसकी रस्सियां खोली और कांपती आवाज में पूछा, श्याम, तुम ठीक हो? श्याम ने पहली बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और सुकून दोनों का अक्स था। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। राघव को हथकड़ी लगाई गई।
विक्रम ने प्रीतिका को बताया, यह शख्स चाहे जो भी हो, उसकी दी गई जानकारियों, तस्वीरों, यूएसबी और हिम्मत ने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था। प्रीतिका ने धड़कते दिल से वह लिफाफा निकाला जो रवि सिंह ने उन्हें दिया था। कारखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने लैब रिपोर्ट खोली। कागज पर साफ लिखा था, डीएनए मैच 99.9%। उनके हाथ कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब श्याम नहीं, राहुल था। प्रीतिका उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, यह तुम हो न, मेरे राहुल। कंटेंट। राहुल ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गईं। मैं कभी गया ही नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। प्रीतिका ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख, डर और जुदाई उस एक पल में बह गई। कुछ हफ्तों बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। राहुल अब साफ कपड़ों में, अपनी असली पहचान में, लेकिन वही आंखें, वही मोहब्बत। प्रीतिका ने पूछा, अब क्या? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब एक नई शुरुआत। लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वक्त जैसे ठहरकर उनकी नई जिंदगी का आगाज देख रहा था।